नमस्कार, मैं हूं पंकज जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। बिहार में ठंड की दस्तक, धीरे धीरे गिर रहा है पारा। छठ के दौरान कई जिलों में हल्का कोहरा छाने की आशंका। डीजीपी का फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर अफसरों से ठगी। जब निलंबित आईपीएस और अभिषेक की चल रही थी साजिश, तभी अफसरों को भेजे गए मैसेज। यारपुर के सफाई कर्मी की सड़क हादसे में मौत, टक्कर मारने वाले वाहन की हो रही है पहचान। मामले में 2 थानों में प्राथमिकी दर्ज। बेऊर जेल से रची गई थी हत्या की साजिश। रियल एस्टेट कारोबारी से मांगी थी 3.5 करोड़ की रंगदारी, नहीं देने पर हत्या की दी थी सुपारी। और जयपुर में महिला फंदे पर लटकी 20 लाख मांगे थे। बहन को फोन कर बोली, जी ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में मौसम बदल रहा है। मानसून की वापसी पूरी तरीके से हो चुकी है। पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जाने लगी है। आज से लोग आस्था का महापर्व छठ शुरू हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार छठ पर्व के दौरान बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हल्के कोहरे के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं 30 और 31 अक्टूबर के बीच पूरे बिहार में मौसम शुष्क और आकाश साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि रात और सुबह के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 30 अक्टूबर को प्रदेश में न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और 31 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं छठ पूजा के दिन बिहार में 30 अक्टूबर को सूर्यास्त का समय 4:58 से 5:17 तक शाम के बीच रहेगा। वहीं 31 अक्टूबर को सुबह सूर्योदय का समय 5:46 से 6:02 के बीच में होगा। राज्य के कई जिलों में तापमान में अचानक गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले महीने में धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आगामी नवंबर और दिसंबर में ठंड धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। शुक्रवार के दिन सुपौल जिला सबसे अधिक ठंडा रहा, जहां का तापमान 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी पटना में 27 अक्टूबर के दिन न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में प्रतिदिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ने लगा है। लोग सर्दी, खांसी और बुखार से ग्रसित होने लगे हैं। इस बदलते मौसम के कारण खासकर अस्थमा के मरीजों की काफी संख्या अस्पतालों में देखने को मिल रही है। उनकी तकलीफ ठंड के समय बढ़ जाती है। बिहार में पुलिस अफसरों से ठगी की कोशिश चल रही थी, वो भी बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल के नाम पर। इसके लिए व्हाट्सएप पर डीजीपी के नाम का एक फेक अकाउंट बनाया गया था। गलत तरीके से उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। डीपी में उनकी फोटो भी लगाई गई थी। फिर इस अकाउंट के जरिए कई पुलिस अफसरों को मैसेज भी किया गया है। यह मामला सितंबर महीने का है, लेकिन सबके सामने इस मामले को मीडिया लेकर आया। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने आईपीसी की धारा 419 और 420 के साथ ही आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D का इस्तेमाल करते हुए एफआरआई दर्ज की है। सबूत के तौर पर इस मामले में ईओक्यू के पास उस मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट है जिस पर डीजीपी के नाम से फेक अकाउंट व्हाट्सएप पर बनाया गया था। दर्ज धारा एफआरआई के अनुसार 26 सितंबर को ईओयू में पोस्ट हेड सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र प्रसाद को सूचना मिली कि डीजीपी संजीव कुमार सिंघल के नाम और फोटो का दुरुपयोग हो रहा है। एक मोबाइल नंबर से विभिन्न पुलिस पदाधिकारियों के साथ ठगी का प्रयास किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। फिर इस मामले की जांच की गई, जिसमें यह मामला सही पाया गया। सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र पाल के बयान पर ही
यू के थाना में 26 सितंबर को ही एफआरआई दर्ज हुई है, जिसके बाद इस केस के जांच की जिम्मेवारी इंस्पेक्टर स्तर के एक पुलिस ऑफिसर को सौंपी गई। इस मोबाइल नंबर का यूजर कौन है, इसे कौन शख्स इस्तेमाल कर रहा था, आखिर ये बेखौफ शातिर कौन है जिसने पुलिस अफसरों को ठगने के लिए डीजीपी के ही नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल किया। ईओयू से जुड़े सूत्रों की माने तो इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो सका है, जबकि इस केस को दर्ज किए हुए ठीक 1 महीने का वक्त गुजर चुका है। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ईओयू की तरफ से यही बताया गया कि जांच चल रही है, केस जगह पर है और रुपयों के ट्रांजैक्शन का प्रयास हुआ था, पर उसके पहले ही जानकारी मिल गई थी। जिस वक्त डीजीपी के नाम और उनके फोटो को गलत इस्तेमाल कर व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाया गया, यह वही वक्त था जब गया के शराब कांड को खत्म और पूर्णिया में पोस्टिंग कराने की साजिश निलंबित आईपीएस और गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार और गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। इनके दोस्त अभिषेक भोपालिका उर्फे अभिषेक अग्रवाल की तरफ से साजिश रची जा रही थी। सवाल यह उठ रहा है कि एफआरआई दर्ज कराने वाले ईओयू के सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र प्रसाद को इसकी जानकारी हुई कैसे, क्योंकि एफआरआई में भी यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि उन्हें सूचना कैसे मिली और किसने दी, साथ ही कितने पुलिस अफसरों को ठगी के लिए मैसेज किया गया था, किस तरह से उनसे रुपयों का ठगने की कोशिश हुई थी। इस बारे में कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यारपुर बाग मंदिर के पास रहने वाले पवन कुमार को भिखारी ठाकुर पुल पर ट्रक ने रौंद दिया। घटना बुधवार की देर रात उस वक्त हुई थी जब 25 साल का सफाई कर्मी पवन छठ पर्व की तैयारी में लगा हुआ था। गुरुवार को पवन के बड़े भाई आकाश कुमार के बयान पर गांधी मैदान ट्रैफिक थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पुल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे के वीडियो फुटेज पर उसे टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान करने में जुटी है। इधर पवन की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने यारपुर भिखारी ठाकुर पुल से लेकर मीठापुर सब्जी मंडी तक लगे हुए 2 दर्जन से अधिक वाहनों में जमकर तोड़फोड़ करने के साथ पथराव भी किया था। इस मामले में इस थाना के एसआई हरिराम ठाकुर के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गुरुवार को पुलिस ने पवन के शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों के हवाले कर दिया। पवन 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके पिता जयराम छोटे मोटे काम कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। पवन की मौत के बाद यारपुर बाग मंदिर के पास सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार और आसपास में गम का माहौल है। छठ की तैयारी को लेकर पिछले 2 दिनों से जहां खुशी और चहल पहल थी, वहां चित्कार सुनाई दे रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि इस बार का छठ फीका पड़ गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। इस घटना को लेकर बुधवार की देर रात करीब भिखारी ठाकुर पुल पर 3 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। उग्र लोगों ने आगजनी कर यातायात को रोक दिया था। करीब 3 घंटे तक लोग हंगामा और प्रदर्शन करते रहे। किसी तरह मौके पर पहुंची जनकपुर और गर्दनीबाग थाना की पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। पटना में लोक भारतीय जनता पक्ष नेता ब्रुजनाथी सिंह हत्याकांड में जिस रियल एस्टेट कारोबारी सुनील यादव का नाम आया था, उसे पटना सिटी के मर्चा मिर्ची के जमीन के लिए 3.5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर बेऊर जेल में बंद विक्की पांडे और छोटू प्रिंस ने इसी जेल में बंद रवि गुप्ता उर्फे सिंघाड़ा से मिलकर आलमगंज के मीना बाजार में रहने वाले सुनील की हत्या की साजिश रची थी। सुनील की हत्या के लिए रवि ने जेल में बंद अपने भाई अमित से बात की और फिर उसने 6 शूटरों को 20 लाख की सुपारी दी। 5 लाख एडवांस दे दिया था। सुनील की हत्या धनतेरस की रात होनी थी पर सफल नहीं हुए। उसके बाद फिर दिवाली की ही रात हत्या की प्लानिंग की गई थी, पर पुलिस की सतर्कता से सुनील की जान बच गई। पुलिस ने इस मामले में सुपारी लेने वाले शूटर जो थे वो मोहसिन एहसान उर्फे बंटी, मोहसिन राजा उर्फे कल्लू, मोहसिन फैजल उर्फे अफजल, सद्दाम हुसैन, अमित कुमार उर्फे छोटू और मोहसिन फैज उर्फे मोहसिन सैफ का पटन देवी के पास से गिरफ्तार कर लिया। ये सभी सुल्तानगंज थाना इलाके के रहने वाले हैं। इन पर लूट, छिनतई, रंगदारी के केस आलमगंज, सुल्तानगंज और पीर बहर थाने में पहले से दर्ज है। बेऊर जेल में बंद अमित, रवि, विवेक और छोटू प्रिंस का सेल में डाल दिया गया है।
एसएसपी ने इन बातों का खुलासा करते हुए बताया कि रवि गुप्ता उर्फे सिंघाड़ा एक कुख्यात अपराधी है। रवि हत्या के केस में पिछले 4 साल से जेल में बंद है। 21 अक्टूबर को कोर्ट से पेशी के बाद जेल लौटने के दौरान जेल प्रशासन ने जेल गेट के पास कैदियों की तलाशी शुरू कर दी थी। इस दौरान इसी जेल में बंद ब्रुजनाथी हत्या के आरोपी रणविजय और मुन्ना के साथ ही छोटू सिंह और विवेक पांडे के पास से 19 मोबाइल, करीब 2 किलो गांजा, चार्जर, खैनी की पुड़िया आदि बरामद किया गया था। जब्त 19 मोबाइल में 4 स्मार्टफोन भी थे। जब बरामद मोबाइल के बाबत इन चारों से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि सुनील यादव की हत्या के लिए सुपारी दी गई और जेल से साजिश रची गई। जब्त मोबाइल की जांच फुलवारी शरीफ एएसपी मनीष और बेऊर थानेदार अतुलेश सिंह ने की थी। इस मामले में लापरवाही के आरोप में एसएसपी ने 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के साथ ही सभी पर केस दर्ज हुआ था और फिलहाल सभी जेल में बंद है। सुनील ने पुलिस को पहले कुछ नहीं बताया था। जब पुलिस ने इन्हें अलर्ट किया था तब उन्होंने अपना मुंह खोला था। सुनील ने पुलिस को बताया कि करीब 15 दिन पहले जेल से 3.5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। आलमगंज थाना में केस भी दर्ज कराया गया था। इसके पीछे पटना के मर्चा मर्ची इलाके में एक जमीन का विवाद है। इसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। इसी को लेकर रंगदारी मांगी गई और नहीं देने पर हत्या की साजिश रची गई थी। 5 फरवरी 2016 को फतुहा के कच्ची दरगाह इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास अपराधियों ने AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर लोक जनता पार्टी के नेता ब्रुजनाथ सिंह की हत्या कर दी थी। इस गोलीबारी में उनकी पत्नी और भतीजे का भी गोली लगी थी, पर सबकी जान बच गई थी। ब्रुजनाथी सिंह मूल रूप से राधोपुर के फतेहपुर के रहने वाले थे। उस दिन वे परिवार के साथ गांव से स्कॉर्पियो से अगम कुआ स्थित आवास आ रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी थी और उसमें उसकी मौत हो गई थी। जयपुर में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले बहन को कॉल कर बोली थी, जीजी ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं अब जीना नहीं चाहती। खो नागौरियाना थाने पुलिस ने मेडिकल वार्ड से पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के पिता ने मंगलवार को ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। SHO मनोहरलाल ने बताया कि मृतका ममता शर्मा, जो कि 28 साल की थी और बद्रीनारायण मालवीय नगर में मॉडल टाउन की रहने वाली थी। इस साल 23 जनवरी को इंदिरा गांधी नगर खो नागौरिया निवासी अनिल शर्मा उम्र 30 साल से उसकी शादी हुई थी। अनिल जौहरी बाजार में जड़ाई का काम करता है। पुलिस ने बताया कि ममता ने 21 अक्टूबर की सुबह 10 बजे उसने पहली मंजिल पर बने कमरे में सुसाइड कर लिया। पति कमरे में गया तो ममता का शव साड़ी के फंदे से लटका मिला। शादी के 9 महीने में ही ममता के सुसाइड का पता चलने पर आस पड़ोस इकट्ठा हो गए। खो नागौरियान थाना पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना के बाद शव को फंदे से उतारा। एम्बुलेंस की मदद से शव को JNU हॉस्पिटल की मोर्चरी भिजवाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने मृतका के पास किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की बात से इनकार किया है। 21 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे ममता ने अपनी बहन सुमन को कॉल किया था। वो बोली थी, जी ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं अब जीना नहीं चाहती। बहन सुमन ने उसे गलत कदम उठाने से मना किया, कहा कि मैं पापा को भेज दूंगी। जिसके बाद पिता को ममता के कॉल के बारे में बताया। कॉल पर परेशानी से दुखी होने का पता चलते ही परिजन उसके ससुराल पहुंच गए। ससुराल पहुंचने से महज 5 मिनट पहले ममता के सुसाइड कर लेने के बारे में बताया गया। SHO मनोहरलाल ने बताया कि पिता बद्रीनारायण ने मृतक बेटी ममता के पति अनिल शर्मा, ससुर दामोदर प्रसाद, सास उषा देवी और ननद सुनीता शर्मा के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया कि 9 महीने पहले ममता की अनिल से शादी की थी। शादी के कुछ दिनों तक सब सामान्य था, परंतु इसके बाद ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। जब यह बात चली तो कार खरीद कर उन लोगों को दे दी थी। इसके बाद कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा। करीब 1-2 महीने के बाद ही दामाद अनिल ने बेटी ममता को कहा था कि उसके ऊपर 15-20 लाख रुपए का कर्ज हो गया है, तुम अपने पिता से पैसा लेकर मुझे ला दो, जिससे मेरा कर्ज उतर जाए। बेटी ने पैसा लाने से मना किया तो पति सहित ससुराल पक्ष उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। दहेज प्रताड़ना के चलते ही बेटी का 6-7 महीने का गर्भ भी गिर गया। इसके बाद उन लोगों की प्रताड़ना और भी बढ़ने से बेटी ने सुसाइड कर लिया। दीपावली के दिन पति को जुआरियों के साथ देखा तो पत्नी को गुस्सा आ गया था। घर आने पर पति पत्नी में झगड़ा हुआ। नाराज होकर महिला घर से स्कूटी लेकर निकल गई थी। घर वाले महिला को ढूंढते रहे। आज सुबह महिला की लाश मिली। मामला बीकानेर के नया शहर का है।
खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कोई है? ऐसे डराते हैं? वही वही अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी अच्छा लगेगा ना। एग्री। एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता है ना ये अद्भुत। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय। कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रैपिडो है। लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। बांसवाड़ा शराब के नशे में एक युवक का कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया। मामला मारपीट तक जा पहुंचा। करीब 6 जनों ने शराबी युवक से हाथापाई शुरू कर दी। तभी युवक का बड़ा भाई वहां मदद के लिए पहुंचा। बदमाशों ने बड़े भाई को भी पीटना शुरू किया। उसी समय मौका देखकर छोटा भाई वहां से खुद को बचाते हुए भाग गया। इसके बाद बदमाशों ने बड़े भाई को दौड़ दौड़ कर मारा। बड़ा भाई खुद की जान बचाने के लिए घर में जाकर छिप गया। वहां भी आरोपी पहुंच गए। इन्होंने मारपीट कर युवक का हाथ तोड़ दिया। अभी बड़ा भाई अस्पताल में भर्ती है। मामला लोहारिया थाने के सुंदनी गांव का है। जांच अधिकारी एच बदामीलाल ने बताया कि सुदनी निवासी रूपापुत्र कुरिया यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया गया है कि गांव के रहने वाले धुलजी यादव, लक्ष्मण यादव, जितू यादव, गौरव और कमल यादव ने उसके बेटे दिनेश से बस स्टैंड पर मारपीट की। वह जान बचाते हुए घर पहुंचा, जिसे उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी वहां घर पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर उसके बेटे दिनेश यादव से मारपीट की। दिनेश के मुंह, हाथ और पीठ पर चोटें आई है। माता पिता से वो अलग रहता है। पीड़ित पिता का आरोप है कि नरेश यादव उसका छोटा बेटा है, जो वैचारिक मतभेद के कारण बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी में रहता है। वह इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है। अक्सर वह शराब के नशे में गांव आता है। हर बार कुछ नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। इसका नुकसान खुद उसे और बड़े बेटे को उठाना पड़ता है। ये लड़ाई भी नरेश की ही थी, जिसके बदले में बदमाश उसके बड़े बेटे को पीट गए। जयपुर से 53 और उदयपुर से 20 फ्लाइट उड़ान भरेगी। देश भर के एयरपोर्ट पर 30 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल लागू होने जा रहा है। इस शेड्यूल में राजस्थान के 5 प्रमुख एयरपोर्ट से 94 फ्लाइट उड़ान भरेगी, जिसमें सबसे ज्यादा 53 फ्लाइट जयपुर से हैं। जयपुर से 18 शहरों के लिए 53 फ्लाइट, उदयपुर से 6 शहरों के लिए 20 फ्लाइट, जोधपुर से 7 शहरों के लिए 14 फ्लाइट, जैसलमेर से 4 शहरों के लिए 5 फ्लाइट और किशनगढ़ से 2 शहरों के लिए 2 फ्लाइट उड़ान भरेगी। जयपुर से दिल्ली के लिए 11 फ्लाइट, जिसमें इंडिगो की 3, एयर एशिया, गो फर्स्ट, विस्तारा की 2-2, एयर इंडिया, स्पाइस जेट की 1-1 फ्लाइट उड़ान भरेगी। जयपुर से मुंबई के लिए 9 फ्लाइट, जिसमें इंडिगो की 5, एयर एशिया की 3, स्पाइस जेट की 1 फ्लाइट उड़ान भरेगी। उदयपुर से भी जयपुर के लिए 2 फ्लाइट, जिसमें स्पाइस जेट और इंडिगो की 1-1 फ्लाइट उड़ान भरेगी। जयपुर से सूरत के लिए 2 फ्लाइट, जिसमें स्पाइस जेट और इंडिगो की 1-1 फ्लाइट उड़ान भरेगी। जयपुर से भुवनेश्वर के लिए इंडिगो 1 फ्लाइट, सप्ताह में 3 उड़ान भरेगी।
जयपुर से हैदराबाद के लिए एयर एशिया और इंडिगो की दो फ्लाइट उड़ान भरेगी। जयपुर से कोलकाता चंडीगढ़ के लिए इंडिगो की दो फ्लाइट उड़ान भरेगी। जयपुर से चेन्नई, देहरादून, लखनऊ, गोवा, इंदौर के लिए भी इंडिगो की एक फ्लाइट उड़ान भरेगी। जयपुर से पुणे के लिए 2 फ्लाइट जिसमें इंडिगो और एयर एशिया की एक फ्लाइट उड़ान भरेगी। जयपुर से बेंगलुरु के लिए 6 फ्लाइट जिसमें इंडिगो की 4 और एयर एशिया की गो फर्स्ट की एक फ्लाइट उड़ान भरेगी। खास बात यह कि जयपुर से अहमदाबाद के लिए 5 फ्लाइट जिसमें इंडिगो की 3 और स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट उड़ान भरेगी। जयपुर से जैसलमेर और गुवाहाटी के लिए स्पाइस जेट की एक फ्लाइट उड़ान भरेगी। ऐसे ही उदयपुर से दिल्ली के लिए 9 फ्लाइट जिसमें इंडिगो की 4, स्पाइस जेट और विस्तारा की 2, एयर इंडिया की 1 और उदयपुर से मुंबई के लिए 6 फ्लाइट जिसमें विस्तारा और इंडिगो की 2 फ्लाइट और स्पाइस जेट और एयर इंडिया की एक फ्लाइट उड़ान भरेगी। उदयपुर से ही जयपुर के लिए 2 फ्लाइट जिसमें स्पाइस जेट और इंडिगो की एक फ्लाइट उड़ान भरेगी। उदयपुर से बेंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता के लिए इंडिगो की एक फ्लाइट उड़ान भरेगी। हैदराबाद के लिए 8 नवंबर से रोज फ्लाइट, कोलकाता के लिए 15 नवंबर से सप्ताह में 2 दिन और 6 दिसंबर से सप्ताह में 3 दिन फ्लाइट चलेगी। जोधपुर से दिल्ली के लिए 5 फ्लाइट जिसमें इंडिगो की 3, स्पाइस जेट और एयर इंडिया की एक फ्लाइट उड़ान भरेगी। जोधपुर से दिल्ली के लिए 4 फ्लाइट जिसमें इंडिगो की 2, स्पाइस जेट और एयर इंडिया की एक फ्लाइट उड़ान भरेगी। जोधपुर से बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई के लिए भी इंडिगो की एक फ्लाइट उड़ान भरेगी। नवंबर में सप्ताह में 3 दिन और दिसंबर में सप्ताह में 4 दिन फ्लाइटें चलेगी। जोधपुर से बेलगाम के लिए स्टार एयर की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलेगी। जैसलमेर से दिल्ली के लिए 6 नवंबर से स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट उड़ान भरेगी। जैसलमेर से मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर के लिए स्पाइस जेट की एक फ्लाइट उड़ान भरेगी जिसमें अहमदाबाद और जयपुर की 6 नवंबर से शुरू होने वाली फ्लाइट भी शामिल है। जयपुर में गुरुवार रात ऑनर के गफलत में 3 बदमाशों ने ड्राइवर का किडनैप कर लिया। सेंट्रल पार्क से किडनैप किए ड्राइवर के पैर में गोली मारने के बाद 25 किलोमीटर दूर बगरू टोल के पास लहूलुहान हालत में फेंक दिया। ड्राइवर को गोली मारकर बदमाश कार लूटकर फरार हो गए। जयपुर पुलिस ने सूचना पर नाकाबंदी कराई लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि वैशाली नगर निवासी अरविंद शर्मा के पैर में गोली मारी गई है। वह एनर्जी सेक्टर में काम करने वाले नवीन सिंघल के ड्राइवर है। घटनाक्रम के मुताबिक नवीन रोज की तरह शाम को सेंट्रल पार्क में घूमने आए थे। रात करीब 8 बजे नवीन पार्क में घूम रहे थे और ड्राइवर अरविंद गेट के बाहर कार में बैठा था। इसी दौरान 3 बदमाश गफलत में ऑनर नवीन समझकर ड्राइवर अरविंद का किडनैप करके ले गए। रास्ते में इधर उधर गाड़ी घुमाने के दौरान अजमेर रोड की तरफ लेकर चले गए। विरोध करने पर बदमाशों ने चलती कार में अरविंद के पैर में गोली मार दी। ऑनर नवीन की जगह ड्राइवर अरविंद का किडनैप करने का पता चलने पर बदमाश उसे रात करीब 10 बजे बगरू टोल नाके के पास लहूलुहान हालत में फेंक कर गाड़ी लूट कर ले गए। राहगीरों की मदद से अरविंद ने ऑनर नवीन से कांटेक्ट कर घटना के बारे में बताया। अशोकनगर थाना पुलिस को सूचित कर बगरू पुलिस की मदद से अरविंद को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां उसे एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। एसएमएस हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेजों को खंगाल रही है। अलवर में भाई दूज बनाकर पति और बेटी के साथ बाइक पर लौटती महिला की गुरुवार शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति और 6 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल है। मामला अलवर शहर के सदर थाना इलाके का है। सड़क हादसा बुगोर तिराहे के पास हुआ। थानाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि बुरजा गांव की रहने वाली हेमा जो कि 30 साल की है और उसका पति नथीराम को कोली और बेटी लक्ष्मी जो कि 6 साल की है उसके साथ बाइक पर अलवर से बुर्जी जा रही थी। बुर्जा में महिला का ससुराल है। वह अपने पति और बेटी के साथ भाई दूज बनाने के लिए पीहर अलवर आई थी। अलवर से बुर्जा लौटते वक्त नथीराम कोली की बाइक को बुगोर के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। पीछे बैठी हेमा उछलकर गिरी और बुरी तरह लहलुहान हो गई। पति और बेटी भी घायल हो गए। लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया जहां हेमा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नथीराम और लक्ष्मी की हालत नाजुक है। उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद हेमा का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार बाइक आगे चल रही थी, पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बाद में जुटे लोगों ने महिला और घायलों को अस्पताल में भेज दिया।
जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने कहा कि हादसा पेट्रोल पंप के पास वंदना होटल के पास हुआ। ट्रक ड्राइवर बेकाबू होकर बाइक को चपेट में ले लिया। कानपुर के काकादेव नवीन नगर में गुरुवार दोपहर तेज धमाके के बाद एक गाय चीखने लगी। लोगों ने देखा तो गाय का जबड़ा उड़ गया था। मुंह के पूरे हिस्से में मांस के लोथड़े लटक रहे थे और खून की धारा बह रही थी। इलाके के लोगों की सूचना पर पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची। गाय का इलाज करने के साथ ही मामले में काकादेव पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। माहौल बिगाड़ने के लिए किसी की कोई हरकत तो नहीं, इस बात की जांच चल रही है। काकादेव नवीन नगर में गुरुवार दोपहर तेज धमाका हुआ। उसके बाद एक गाय जोर जोर से चीखने लगी। मोहल्ले के लोगों ने जाकर देखा तो एक गाय बुरी तरह से जख्मी हालत में खड़ी थी। उसके मुंह का अगला हिस्सा जैसे बम से उड़ा दिया गया हो। मामले की जानकारी मिलते ही काकादेव थाने की पुलिस भी मौके पर जांच करने पहुंची। नगर निगम और डॉक्टरों की टीम को भी गाय के इलाज के लिए मौके पर बुलाया गया। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि काकादेव पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कूड़े के ढेर पर बम पड़ा होगा। गाय ने धोखे से उसे चबा लिया और उसके मुंह में तेज धमाका हुआ तो उसका जबड़ा उड़ गया। लेकिन फिर भी माहौल बिगाड़ने के लिए किसी की कोई शरारत तो नहीं, इस बात की जांच के लिए एक टीम सीसीटीवी फुटेज से लेकर एक एक पहलू की जांच कर रही है। जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि कूड़े के ढेर की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। इसके साफ हो जाएगा कि पटाखे के विस्फोट से यह हादसा हुआ या फिर किसी तरह की साजिश थी। फिलहाल जांच के दौरान कूड़े के ढेर में तमाम सारे जले हुए पटाखे मिले हैं। इससे अनुमान है कि कोई जिंदा बम रह गया होगा और गाय ने उसे चबा लिया। इसके चलते यह हादसा हो गया। कुछ ही देर में गाय की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जबड़ा भयंकर तरीके से जख्मी और खून की धार बह रही थी। जिसने भी उसे सामने से या फिर वीडियो में देखा, सिहर उठा। हर किसी ने आक्रोश जताते हुए सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। इन सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। कोई है? ऐसे डराते हैं? वही अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी